अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है किस्सा दूर देश की शहजादी। पिछले ज़माने में किसी मुल्क में एक बादशाह था और उसका एक वजीर था। बादशाह के बेटे और वजीर के बेटे की आपस में बहुत मोहब्बत थी और दोनों अक्सर इकट्ठे रहा करते थे। एक दिन जब वो जंगल में एक शिकार के पीछे दूर निकल गए तो बादशाह ज़ादे को सख्त प्यास लगी और वो वजीर ज़ादे से कहने लगा कि भाई मुझे कुछ पानी ला कर दो, मेरा प्यास से बुरा हाल हुआ जा रहा है। किसी तालाब किसी कुएं से खुदा के लिए जल्द पानी ले आओ। थोड़े से फासले पर उन्हें कुछ दरख्त नजर आए। वो दोनों घोड़े दौड़ाते हुए वहां पहुंचे और छांव में घोड़ों से उतरे। चौके शहजादे का प्यास से बहुत बुरा हाल था, इसलिए वजीरजादे ने अपना दोशाला बिछाकर बादशाहजादे से कहा कि आप यहाँ आराम करें, मैं जाकर आसपास पानी की तलाश करता हूँ। शहजादा उन मेहरबान दरख्तों के तले लेट गया जो तपते हुए सूरज की तमाम धूप अपने सरों पर लेकर अपने साए से आने जाने वालों को आराम पहुंचा रहे थे। पानी की तलाश में फिरते फिरते वजीरजादे को किसी सुनसान बाग में एक कुआं मिला जिस पर पानी निकालने का एक पुराना डोल लटका हुआ था। वजीरजादे ने जल्दी जल्दी पानी निकाला, खुद पिया और शहजादे के लिए डोल भरकर ले चला। जब वो पानी लेकर वापस जा रहा था तो उसने कुएं के एक तरफ दीवार पर एक खूबसूरत औरत की तस्वीर देखी और वो देखकर हैरान रह गया। उस औरत के बड़े बड़े बाल और खूबसूरत चेहरा मुसव्विर ने निहायत कारीगरी से खींचा था। उसके एक हाथ में संतरा था और दूसरे हाथ से वो अपना दुपट्टा दुरुस्त कर रही थी। तस्वीर ऐसी खूबसूरत थी कि वजीरजादा ये ख्याल किए बगैर न रह सका कि शहजादे ने अगर कभी इस तस्वीर को देख लिया तो अपने आप पर और मुझ पर जरूर मुसीबत डालेगा, यानी वो इससे शादी किए बगैर ना रह सकेगा और आखिर मुझे उसकी तलाश में मारे मारे फिरना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि इस फसादी तस्वीर को छुपा दूं। चुनांचे उसने कुछ मिट्टी लेकर पानी में घोली और उस तस्वीर पर मल दी। फिर पानी लेकर शहजादे के पास गया और उसे पानी पीने को दिया। शहजादे को पानी पीकर होश आया तो पूछने लगा, पानी कहाँ से लाए हो? वजीरजादा बोला, यहाँ से कुछ फासले पर एक बाग है, वहीं से लेकर आया हूँ। शहजादा बोला, अब मुझे होश आ गया है, चलो उस बाग में चलें। वजीरजादा बोला, हुजूर बाग क्या है, जंगल ही जंगल है, खुदा जाने कब का बना हुआ है, अब तो बिल्कुल खराब खस्ता हाल होकर रह गया है, और क्या पता कि उसमें खूंखार जानवर भी हों। मेरी राय में तो यही बेहतर है कि अब हम घर की राह लें। शहजादे ने कहा, नहीं, मैं उसे जरूर देखूंगा, इतना मीठा पानी दूर दूर तक कहीं नहीं मिलता, आओ चलें। आखिर वो दोनों उस बाग की तरफ चल पड़े। जब पास पहुंचे तो शहजादा उस बाग की पुरानी दीवारों और ऊंचे ऊंचे दरख्तों को देखकर बहुत खुश हुआ। फिरते फिराते दोनों कुएं पर पहुंचे। शहजादा उस कुएं की चार दीवारी देखने लगा। देखते देखते अचानक उसकी नजर उस तस्वीर पर जा पड़ी जिस पर वजीरजादे ने कीचड़ मल दिया था। तस्वीर देखते ही शहजादे ने कहा, क्या लोग हैं, अच्छी भली साफ दीवार को जाने क्यों किसी ने कीचड़ मलकर खराब कर दिया है। ये कहकर वो मिट्टी खुरचने लगा। वजीरजादा घबरा कर बोला, साहब इसको रहने दीजिए, ये तो बागबान का फर्ज है, हमारा थोड़ी है। शहजादे ने वजीरजादे के कहने की कोई परवाह ना की और आहिस्ता आहिस्ता सारा कीचड़ साफ कर दिया। कीचड़ के हटते ही एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर उभर आई और शहजादा देखता का देखता रह गया। फिर वजीरजादे से कहने लगा, अगर मैं इस खूबसूरत लड़की से ना मिलूं तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। वजीरजादे ने घबरा कर कहा, अजी वाह शहजादे आलम, आप भी बच्चों की सी बातें करते हैं। क्या जाने ये तस्वीर कब की बनी हुई है, और फिर क्या मालूम ये लड़की मर गई है या जिंदा है, या तस्वीर बनाने वाले ने यूं ही आप कोई नकली तस्वीर बना दी हो। हम इसे भला कहाँ ढूंढ सकेंगे। शहजादा तस्वीर देखता हुआ खड़े से बैठ गया। अगर वो मर गई है और इस दुनिया में नहीं है तो मैं भी मर जाऊंगा। वजीरजादे, मैं इसके बगैर दुनिया में रहना नहीं चाहता। मैं तलाश कराऊंगा, खुद ढूंढूंगा, और जब मुझे पक्की खबर मिल जाएगी कि वो मर गई है या इस दुनिया में नहीं है तो वही वक्त मेरा आखिरी वक्त होगा। ये तस्वीर किसी मामूली लड़की की नहीं, किसी शहजादी की है। शहजादी शहजादी, ये कहकर शहजादा बेहोश हो गया। फौरन वजीरजादे ने शहजादे के मुंह पर पानी के छींटे देने शुरू किए और रुमाल से हवा देने लगा। शहजादे ने आंखें खोल दी, लेकिन जबान पर वही शहजादी शहजादी की रट अब भी मौजूद थी। वजीरजादे, तू अगर सचमुच मेरा दोस्त है तो मेरे भाई इसी वक्त जा और दरियाफ्त कर कि ये तस्वीर किसकी है और शहजादी किस मुल्क में बसती है। जाओ मेरे भाई, जल्दी जाओ, शहजादी शहजादी। और फिर आंखें बंद कर ली। वजीरजादे ने दिल में सोचना शुरू किया, शहजादा तो अब हाथों से गया, कहा ना मानूं तो भी मारा जाऊं,
मेरा बाप वजीर भी मारा जाए और शायद खुद शहजादा भी हलाक हो जाए, और अगर मैं इसको यही छोड़कर अकेला शहर जाऊं और शहजादे की इस हालत की खबर करूं तो भी मेरी खैर नहीं, और मेरे बाप वजीर की भी जान बख्शी मुश्किल है। आखिर वजीरजादे ने शहजादे को उठाकर कहा, शहजादे भाई उठो तो सही, कम से कम हमें उस अगले गांव तक तो जरूर जाना होगा, वहां हम दरियाफ्त कर लेंगे कि ये बाग किसका है। शहजादे ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं उठूंगा। यहाँ मेवों के दरख्त हैं, ठंडा पानी है, और फिर ये शहजादी है। तुम जाओ, जब तक असली शहजादी को नहीं लाओगे मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। तंग आकर वजीरजादे ने शहजादे को बाग में ही छोड़ा और खुद तस्वीर वाली शहजादी की तलाश में चल पड़ा। वजीरजादा चलता चलता करीब के गांव में पहुंचा और लोगों से बाग के मालिक का हाल पूछने लगा। एक शख्स ने बतलाया, ये बाग एक मुसलमान सौदागर ने लगाया था और मुसाफिरों के आराम लेने के लिए एक कुआं बनाकर वहां एक नौकर बिठवाया था, ताकि हर एक मुसाफिर को जो वहां से गुजरे मुफ्त खाना खिलाए और पानी पिलाए। ये तमाम खर्च वो सौदागर अपनी जेब से दिया करता था। जब ये रहमदिल सौदागर मर गया तो उसके बेटे निकम्मे और नालायक निकले। उन्होंने नौकरों को निकाल दिया और कुएं और बाग की भी देखभाल छोड़ दी। वजीरजादे ने कहा, क्या मैं उस सौदागर के किसी लड़के से मिल सकता हूँ? तुम्हें उनका ठिकाना मालूम हो तो मुझे उनके पास ले चलो। वो आदमी वजीरजादे को सौदागर के घर ले गया। दरवाजे पर दस्तक देने के बाद सौदागर का बड़ा बेटा बाहर निकला। वजीरजादे ने पूछा, क्या गांव से बाहर जंगल में आप ही का बाग है? लड़के ने कहा, जी हाँ मेरा है। वजीरजादे ने पूछा, और कुआं? लड़के ने कहा, जी हाँ दोनों मेरे ही हैं। वजीरजादे ने फिर पूछा, क्या आप उस कुएं के बनाने वालों को जानते हैं? सौदागर के लड़के ने कहा, हाँ, उस कुएं के बनाने वाले यहाँ से थोड़ी दूर एक दूसरे गांव में रहते हैं। उनका खानदानी नाम नंदी है। वजीरजादा इतना हाल मालूम करके लड़के से रुखसत हुआ और दूसरे गांव के रास्ते पर चलने लगा। गांव में पहुंचकर जब नंदी नाम वाले मजदूर के मकान पर पहुंचा तो नंदी ने वजीरजादे की बड़ी खातिरदारी की। रात भर अपने यहाँ ठहराया और वजीरजादे के सवालों पर बताया कि हाँ, कुआं मैंने ही बनाया है। वजीरजादे ने पूछा, तो फिर आप ये भी जानते होंगे कि उस कुएं की दीवार पर किसकी तस्वीर उतरी हुई है? नंदी ने जवाब दिया, बेशक कुआं मैंने ही बनाया है, लेकिन उस पर तस्वीर मेरे बड़े भाई ने बनाई है। यहाँ से कुछ फासले पर एक गांव है, वहाँ अगर आप जाएं तो उसका मकान बड़ी आसानी से मिल जाएगा और वही तस्वीर के मुताल्लिक सारी बातें बतला सकेगा। ये शख्स जिससे वजीरजादा बातें कर रहा था बहुत ही बूढ़ा था। वजीरजादा सोचने लगा, जब ये इतनी बड़ी उम्र का है तो इसका बड़ा भाई जाने किस उम्र का होगा। मैं तो समझता हूँ उसका जिंदा होना ही मुश्किल है, और अगर वो अभी तक जिंदा है तो निहायत ही खुशकिस्मत है। खैर, यही सोचता हुआ वजीरजादा दूसरे गांव के रास्ते पर चलने लगा। गांव में उस आदमी को सब जानते थे। जब ये उस मुसव्विर से मिला तो ये देखकर हैरान रह गया कि अगरचे ये आदमी पहले शख्स का भाई था, लेकिन उससे कहीं जवान मालूम होता था। पहले तो वजीरजादे को शुबा हुआ कि मकान का मालिक कोई और होगा, लेकिन जब वो वजीरजादे को अंदर ले गया, उसके लिए खाना मंगवाया, बिस्तर बिछवाया और उसके आराम का हर तरह ख्याल रखा, तो वजीरजादे ने पूछा, क्या मैं नंदी मुसव्विर से बातचीत कर रहा हूँ? उस शख्स ने कहा, बंदा ही नंदी है। वजीरजादे ने कहा, मुझे आपसे एक बड़ा जरूरी काम है। यहाँ से दूर जंगल में जो सौदागर का बाग है, उसकी कुएं की दीवार पर क्या आप ही ने तस्वीर बनाई है? नंदी मुसव्विर ने कहा, जी हाँ, वो तस्वीर मैंने और मेरे भाई साहब ने मिलकर बनाई है, मगर मैं ये नहीं जानता कि तस्वीर किसकी है। मैंने उस तस्वीर में सिर्फ रंग भरा है और असली खाका तो भाई साहब ने बनाया था। शायद वही जानते होंगे ये तस्वीर किसकी है। वजीरजादे ने कहा, क्या भाई साहब आपके साथ नहीं रहते? नंदी मुसव्विर ने कहा, हाँ, एक जमाने में हम दोनों साथ रहते थे, लेकिन बाद में कुछ ऐसे हालात हो गए कि हम दोनों को अलग होना पड़ा। लेकिन अब भी वो कुछ दूर नहीं, पास ही के गांव में रहते हैं। अगर आप नंदी साहब के नाम से पूछेंगे तो गांव का बच्चा बच्चा उनका पता बता सकता है। वजीरजादा उन साहब से भी रुखसत हुआ और उनके बड़े भाई से मिलने के लिए दूसरे गांव के रास्ते पर चलने लगा। सचमुच नंदी साहब तस्वीर वाले को गांव का बच्चा बच्चा जानता था। वजीरजादे को बड़ी आसानी से मकान मिल गया और जब नंदी साहब बाहर निकले तो वजीरजादे की आंखें खुली की खुली रह गईं। नंदी साहब ने पूछा, फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? वजीरजादे ने कहा, सच है कि मैं आपके पास बड़ी दूर से एक खास काम के लिए हाजिर हुआ हूँ, लेकिन इससे पहले मुझे एक और बात हैरान कर रही है।
आप बिल्कुल जवान हैं और आपके छोटे भाई आपसे कहीं बूढ़े नजर आते हैं। नंदी साहब ने मुस्कुराकर कहा, आपका इत्मीनान अभी हुआ जाता है। ये कहकर उसने अपनी बीवी को आवाज दी, जो आवाज सुनते ही फौरन चली आई। ये औरत बहुत दुबली पतली थी। नंदी साहब ने कहा, बीबी जाओ, मकान की दूसरी छत पर अलमारी में एक अनार रखा है, वो उठा लाओ। औरत कुछ कहे सुने बगैर खामोश चली गई और अनार लाकर अपने मियाँ को दे दिया। अनार लेकर मियाँ ने कहा, फिर जाओ और दूसरा अनार भी जो वहीं रखा है वो भी उठा लाओ। उसी वक्त उसकी बीवी ने अपने मियाँ का हुक्म माना और जाकर दूसरा अनार ले आई। दूसरा अनार लेकर नंदी साहब ने कहा, एक और अनार है, वो भी ले आओ। गरीब औरत ने तीसरी दफा भी अपने खाविंद का हुक्म माना और तीसरा अनार लेने चली गई, लेकिन वहां से लौटकर कहने लगी, अलमारी में और कोई अनार नहीं है। इसके बाद नंदी साहब ने वजीरजादे की तरफ देखा और पूछा, आप कुछ समझ सके? वजीरजादे ने जवाब दिया, हाँ कुछ समझ तो गया हूँ, लेकिन फिर भी बहुत कुछ नहीं समझा। नंदी साहब ने कहा, जब से इस औरत को ब्याह कर लाया हूँ मेरी जिंदगी एक जन्नत बन गई है। मेरा छोटा भाई सिर्फ इसलिए सबसे ज्यादा बूढ़ा मालूम होता है कि उसकी बीवी उसका कहा नहीं मानती। वो कुछ कहता है और वो कुछ करती है। गम और फिक्र से 20 साल के अंदर ही अपनी उम्र से तिगना मालूम होने लगा है। रंजो फिक्र 100 बीमारियों की एक बीमारी है। मेरे मंझले भाई की बीवी अपने खाविंद का कहना कभी मानती है और कभी घर का वही नक्शा हो जाता है जैसा छोटे भाई का है। इसीलिए आप देखते होंगे मेरा मंझला भाई इतना बूढ़ा और झुका हुआ नहीं है जितना मेरा छोटा भाई है। खैर ये बातें तो होती रहेंगी। अब आप वो काम फरमाइए जिसके लिए आपने इतनी दूर से तकलीफ फरमाई है। वजीरजादे ने पहले बाग और कुएं का जिक्र किया, फिर कुछ अपना हाल बतलाकर मतलब की बात शुरू की कि कुएं वाली दीवार पर तस्वीर आप ही ने बनाई है। नंदी साहब ने कहा, हाँ वो तस्वीर मेरी ही बनाई हुई है। वजीरजादे ने जल्दी से पूछा, वो किस औरत की तस्वीर है? मैं उसी की तलाश में निकला हूँ। नंदी साहब ने कहा, हाँ उसका जिक्र ना करो, वो एक औरत नहीं शहजादी है और कोई शख्स उस शहजादी को हासिल नहीं कर सकता। वजीरजादे ने कहा, मैं भी एक शहजादे का अजीज दोस्त हूँ और मेरे शहजादे ने ये अहद किया है कि जब तक उस तस्वीर वाली को हासिल नहीं करूंगा उसी बाग में पड़ा रहूंगा, जान भी दूंगा तो उसी तस्वीर को देखता हुआ। ऐसी सूरत में आपका मेरी मदद करना निहायत ही जरूरी है। नंदी साहब ने कहा, जनाब ये बिल्कुल सही है, मैं आपकी हर इज्जत और खिदमत के लिए हाजिर हूँ, मगर मुश्किल ये है कि उस लड़की से मिलना तो अलग रहा, कोई देख भी नहीं सकता। वजीरजादे ने कहा, तो फिर आपने उसकी तस्वीर कैसे खींच ली? ये एक बहुत दिनों की बात है। नंदी साहब कहने लगे, कोई 10 साल गुजरे होंगे। एक दफा मेरा गुजर उस शहजादी के शहर की तरफ से हुआ। मैं कश्ती में बैठा दूसरे किनारे पर जा रहा था और शहजादी दरिया की सैर के लिए अपने महल के बरामदे में निकल आई थी। मैंने उसका साया पानी में देखा और कश्ती रोक ली। फिर जल्दी जल्दी जिस तरह भी शहजादी खड़ी थी, एक कच्चा पक्का खाका कागज पर डाल लिया। सारी लकीरें खींचने तक मेरी एक दफा भी जुर्रात नहीं हुई कि मैं आंख उठाकर उसे देख लूं, और शायद शहजादी और उसकी कनीजें भी यही समझती रहीं कि मैं कश्ती में कोई चीज दुरुस्त कर रहा हूं। जल्दी जल्दी मैंने अपना काम खत्म करके कागज को मोड़ा और कश्ती आगे बढ़ाई, और जब किनारे पर पहुंचकर मैंने महल की जानिब नजर दौड़ाई तो वहां शहजादी और उसकी कनीजें किसी का पता नहीं था। इसी वाक़े के चंद रोज बाद जब मैं अपने मंझले भाई से मिलने के लिए उसके घर गया तो मालूम हुआ कि वो आजकल एक बावली पर नक्शो निगार कर रहा है। मैं भी बातें करता हुआ उसके साथ कुएं पर पहुंचा। मेरा भाई बहुत अच्छे फूल पत्ते बनाता है और फिर रंग इस कदर सफाई से भरता है कि हर चीज पर असली का शुबा होता है। और उन दिनों में उसके पास आया भी इसीलिए था कि शहजादी की तस्वीर मुकम्मल कर लूं और रंगवा लूं। कुएं पर पहुंचकर वो तो अपने काम करने लगा और मैं उससे बातें करता हुआ कुएं के पास वाली दीवार पर कागज का नक्शा नकल करने लगा। जब पूरी तस्वीर दीवार पर उतरी तो मेरे मंझले भाई ने कहा, ये बड़ी अच्छी तस्वीर है, लाओ मैं इसमें रंग भर दूं। और मेरे देखते देखते उसने दीवार पर कुछ ऐसा रंग बिखेरा कि मुझे मालूम होने लगा कि मैं बाग में नहीं बल्कि कश्ती में बैठा महल की तरफ देख रहा हूँ। उसके बाद मैंने उससे एक और तस्वीर कागज पर भी रंगवाई, और वही तस्वीर थी जिसने मुझे सबसे बड़े मुसव्विर का खिताब दिया, और वही तस्वीर है जो आपको मुझ तक खींच लाई है। वजीरजादा खामोशी से बैठा नंदी साहब मुसव्विर की बातें सुनता रहा। फिर उसने कहा, सचमुच नंदी साहब, मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हुआ।
अच्छा मैं अब चलता हूँ, जिंदगी रही तो फिर मिलूंगा। शहजादा मेरे इंतजार में अपनी जाने क्या हालत बनाए हुए है। आपने उस शहर का नाम क्या कहा? शफीक नगर, नंदी साहब ने जवाब दिया। हाँ, मुझसे जो कुछ हो सकता था मैंने अर्ज कर दिया। आप शफीक नगर जाइए, शायद आपका काम बन जाए। वजीरजादा नंदी साहब से रुखसत हुआ और चलता चलता उस शहर में पहुंचा, जिसके बीचों बीच से एक खूबसूरत दरिया बहता था और दरिया के किनारे उस शहर का महल था जिसके लिए वो यहाँ आया। उसके शहर पहुंचते ही खबर हो गई कि यहाँ के बादशाह के हुक्म बहुत सख्त हैं। कोई मर्द महल के 2-2 फरलांग आस पास तक नहीं चल फिर सकता। कोई शख्स उस खिड़की की तरफ नजर करता है जिसमें शहजादी बैठती है तो आंखें निकलवा दी जाती हैं। कोई इशारा करता है तो हाथ काट दिए जाते हैं। ये सारी बातें मालूम करके उसने एक औरत का भेष बदला और बाजार से बहुत सी चूड़ियां खरीदकर महल के पास पास चलने लगा। थोड़ी थोड़ी देर से बारीक आवाज में पुकार भी दे जाता, शाही चूड़ियां, निराली चूड़ियां। चूड़ी वाली की आवाज सुनकर कई औरतों ने उसे बुलाया, लेकिन उसने उन चूड़ियों की कीमत इस कदर ज्यादा बतलाई कि हर एक को कहना पड़ा, सचमुच ये चूड़ियां शाही हैं, कोई शहजादी ही इन्हें पहन सकती है। 2 दिन तो ये आस पास ही फिरता रहा। एक दिन शहजादी ने महल पर से जो झांका तो नीचे सड़क पर एक खूबसूरत चूड़ी वाली जाती नजर आई। फौरन एक बांदी को नीचे भेजा कि चूड़ी वाली को कबूतरों वाले हौज के पास ले आए और चिलमन से हटकर खुद भी सीढ़ियों से उतरती हुई हौज के पास आ गई। वजीरजादे ने शहजादी को बड़े अदब से सलाम किया और हाथ मांगकर प्यारी प्यारी चूड़ियां चढ़ाने लगा। हर चूड़ी के बाद एक चूड़ी जानबूझकर तोड़ देता और फिर दूसरी चूड़ी चढ़ाने लगता और साथ ही साथ ऐसी मजे मजे की बातें की कि शहजादी का उदास दिल खिल उठा। उसने कहा, ए चूड़ी वाली, तुम रोज इधर आया करो, हम चूड़ियां पहने ना पहने 2 घड़ी के लिए जरूर मिल जाया करो, तुम्हारी बातें बड़ी मजेदार हैं। वजीरजादे ने कहा, हुजूर को मंजूर है तो जरूर आऊंगी। और उस दिन के बाद से वजीरजादा रोजाना शहजादी के पास आने लगा। एक दिन जब वजीरजादा वक्त से पहले उठने लगा तो शहजादी ने कहा, क्यों, आज क्या बात है, तुम बहुत जल्दी जा रही हो? वजीरजादे ने कहा, मेरा शोहर बहुत बीमार है, मैंने उससे आज जल्दी आने का वादा किया है। खुदा करे कि वो अच्छा हो जाए तो फिर मैं दिन भर यहीं रहा करूंगी। दूसरे दिन वजीरजादा रोता पीटता शहजादी के पास आया। शहजादी समझ गई कि उसका शोहर मर गया। उसने दिलासा दिया, तुम रंज न करो, आज से तुम मेरे पास रहोगी और यूं भी मैं सोच रही थी कि किसी तरह तुम्हें दिन रात अपने ही पास रख लूं। वजीरजादा शहजादी के पैरों पर गिर पड़ा और बोला, शहजादी साहिबा, मैं इस शहर में अकेली हूँ, सिवाय आपके मेरा कोई नहीं। शहजादी ने वजीरजादे को पैरों से उठाकर गले लगा लिया। कहने लगी, कोई नहीं है तो मुझे समझो, आज से तू मेरी नौकरानी नहीं खास सहेली होगी। और सचमुच शहजादी ने जो कहा वो कर दिखाया। उसे हमेशा अपने साथ रखती, साथ खिलाती पिलाती और घंटों दोनों गले में बाहें डाले चमन और दरिया की सैर करते रहते। एक दिन बातों बातों में वजीरजादे ने शहजादी से पूछा, शहजादी, आपको याद होगा जब मैं पहले यहाँ आई थी तो आपने कहा था, आज मैं बहुत दिनों बाद मुस्कुराई हूँ, मेरा दिल हमेशा उदास उदास रहता है और आज भी मैं देख रही हूँ कि आप बहुत फिक्र में हैं। शहजादी ने कहा, क्या बताऊं। फिर उस जालिम ने अब्बा के पास आदमी रवाना किया है कि शादी की तारीख जल्द से जल्द मुकर्रर कर दी जाए। वो जालिम शख्स यहाँ से 3 कोस दूर जो शहर है वहाँ का बादशाह है और अब्बा से कहीं ज्यादा बूढ़ा है और ताकतवर भी है। अब्बा को यही डर है कि वो अगर इनकार कर दें तो जालिम बादशाह फौरन चढ़ाई कर देगा। 2 साल से उसे टाल रहे हैं, लेकिन उसने आज अपने आदमी के जरिए आखिरी फैसला मांगा है। और ये कहते कहते शहजादी वजीरजादे से लिपट कर रोने लगी। वजीरजादे ने कहा, क्या कोई इलाज नहीं? शहजादी ने कहा, बिल्कुल नहीं। वजीरजादे ने कहा, आओ चलो इस शहर ही से भाग चलें। शहजादी ने कहा, बुआ, हम औरतें हैं, भाग कर भी कहाँ जाएंगी? अव्वल तो इतनी हिम्मत नहीं, दूसरे ऐसे सख्त पहरे में कि ना कोई अंदर आ सकता है और ना कोई बाहर जा सकता है। अगर किसी तरह बाहर निकल भी जाएं तो किसी और मर्द के हाथ पड़ जाएंगे, जाने वो कैसा आदमी हो। वजीरजादे ने कहा, अगर आप मुझ पर इत्मीनान करती हैं तो मैं आपको एक ऐसे मुल्क में ले चलती हूँ जहाँ अमन ही अमन है और जहाँ का शहजादा निहायत ही खूबसूरत है। शहजादी ने कहा, तुम कुछ दीवानी हुई हो क्या? मैं शहजादों के लिए तड़पती हूँ। ये कहकर हंसने लगी। उस वक्त शहजादी कुछ हंसती और कुछ रोती इस कदर खूबसूरत मालूम हो रही थी कि वजीरजादा झिझक कर पीछे हटा।
मगर शहजादी उसी तरह हंसती हंसती वजीरजादे की गोद में सर डालकर दोहरी हो गई। उसी वक्त कमरे में एक नौकरानी दाखिल हुई और कहने लगी, शहजादी साहिबा, बादशाह सलामत पूछ रहे हैं कि आज चांद की 14वीं रात है, क्या कश्ती का इंतजाम किया जाए और दरिया से पहरे हटा दिए जाएं? शहजादी अभी हंस रही थी और अभी खामोश हो गई और दूर दरख्तों की तरफ देखने लगी। वजीरजादे ने फौरन कहा, हाँ चमेली, कश्ती का इंतजाम होना चाहिए। आज शहजादी बहुत उदास हैं। चांदनी रात और दरिया की सैर उदास दिलों के लिए अमृत है। नौकरानी चली गई तो शहजादी ने कहा, सखी, तुमने खामखा कश्ती का इंतजाम करवाया। चांदनी रात हो या दरिया की सैर, मेरा दिल आज किसी चीज को नहीं चाहता। लेकिन जिस वक्त दरिया के पहरेदारों ने रात के वक्त 11 मरतबा जोर जोर से घंटे मारे तो वजीरजादा शहजादी को साथ लिए सीढ़ियां उतरता हुआ दरिया के किनारे आया। संगे मरमर की छोटी छोटी सीढ़ियों के पास एक छोटी सी खूबसूरत कश्ती हिचकोले खा रही थी। दूर दूर तक छिटकी हुई चांदनी और फैला हुआ शफ़ाफ पानी देखकर शहजादी का मुर्दा दिल भी एक मर्तबा जी उठा। वो वजीरजादे का हाथ थामे आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई कश्ती में आ बैठी। 2 नौकरानियां आगे बढ़ने लगीं तो वजीरजादे ने कहा, नहीं, आज शहजादी अकेली ही सैर करेंगी। ये कहकर उसने संदल से बने हुए पतवार थाम लिए और कश्ती को आहिस्ता आहिस्ता खेने लगा। नौकरानियां कुछ देर तो खड़ी रहीं, फिर लौटकर महल के अंदर चली गईं। शहजादी उस वक्त तमाम फिक्रों से दूर चांदनी में खोई हुई थी। अचानक शहजादी ने कहा, अरे सखी, तुम किधर जा रही हो? महल की हद तो कभी की खत्म हो चुकी। वजीरजादे ने सिर्फ एक मर्तबा मुस्कुराकर शहजादी की तरफ देखा और कश्ती को आगे ही आगे बढ़ाता चला गया और कुछ देर बाद उसने कश्ती किनारे से लगाई और कहने लगा, आइए शहजादी, इस जंगल की सैर करें। शहजादी ने कहा, मालूम होता है मेरे साथ आज तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है। एक तो मैं जाने कैसे अकेली इस सुनसान मकाम पर चली आई, दूसरे तुम कहती हो इस जंगल की सैर करें। चलो चलो, जल्दी से बैठ जाओ और कश्ती का रुख फेरो। लेकिन वजीरजादे ने खुद बैठने के बजाय शहजादी को हाथ पकड़कर उठा लिया और हंसता हुआ खींचकर कश्ती से किनारे पर उतार लिया और पूछने लगा, अच्छा शहजादी साहिबा, ये बताइए, दुनिया में आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किस शख्स से है? शहजादी ने कहा, बादशाह सलामत से। वजीरजादे ने कहा, और उनके बाद सबसे ज्यादा अजीज कौन है? इस सवाल जवाब में भोली शहजादी को खबर भी ना हुई कि वो कश्ती में है या वीरान जंगल में वजीरजादे के साथ कहाँ तक आ गई है। वजीरजादे के दूसरे सवाल पर शहजादी ने कहा, सचमुच अब्बा जान के बाद सबसे ज्यादा प्यारी तुम हो, और अगर मैं तुमसे बिछड़ जाऊं तो? वजीरजादे ने पूछा। शहजादी ने वजीरजादे का मुंह अपने नाजुक हाथ से बंद कर दिया। ऐसा ना कहो सखी, मैं तुम्हारे बगैर एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकती। तो सुनिए, वजीरजादे ने कहा, मैं आपकी सखी नहीं, सखा हूँ। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा, सर के बाल निकाल डाले, दुपट्टा फेंक दिया और कह कहे लगाता हुआ शहजादी के अतराफ नाचने लगा। शहजादी इस अचानक तब्दीली को बर्दाश्त ना कर सकी और चीख मारकर बेहोश हो गई। फौरन वजीरजादे ने सहारा दिया और फूल की तरह उठाकर शहजादी को अपने कांधे पर डाल लिया। फिर छिटकी हुई चांदनी और दरख्तों के साये के अंधेरे उजाले में जल्दी जल्दी चलने लगा। शहजादी ने 2-3 मरतबा आंखें खोली, लेकिन बिल्कुल समझ न सकी कि वो जाग रही है या कोई डरावना ख्वाब देख रही है। सुबह होते होते वजीरजादा शहजादी को लिए शफीक नगर से कई मील दूर निकल चुका था। जब सूरज अच्छी तरह ऊपर उठ आया और चारों तरफ काफी रोशनी फैल गई तो वो थक कर चंद दरख्तों के नीचे ठहर गया और कांधे से शहजादी को उतारकर कुछ देर सुस्ताने के लिए खुद भी बैठ गया। शहजादी ने एक मर्तबा फिर आंखें खोली और अपने आप को एक दरख्त के नीचे सिर्फ दुपट्टे पर पड़ा हुआ देखकर फौरन उठ बैठी और आंखें झपकती हुई वजीरजादे को देखने लगी। वजीरजादा शहजादी के पैरों से लिपट गया। मुझे माफ कीजिए शहजादी, मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ। मैंने आपके साथ बड़ी अय्यारियां की। 6 महीने तक मैंने औरत बनकर आपको धोखा दिया और फिर चालाकी से यहाँ ले आया। मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ शहजादी, मैं बड़ा कसूरवार हूँ, लेकिन ये सब कुछ मैंने अपने अजीज दोस्त के लिए किया है। अचानक वजीरजादे के सर पर गर्म पानी के 2 कतरे से गिरे। उसने सर उठाकर देखा तो शहजादी रो रही थी। शहजादी ने कहा, मुझे किसी बात का गम नहीं, सिर्फ इस बात का रंज है कि जब बादशाह सलामत को ये मालूम होगा कि मैं कश्ती में बैठकर गायब हो गई हूँ तो वो क्या समझेंगे? वजीरजादे ने कहा, क्या समझेंगे? यही समझेंगे कि तुम और मैं कहीं दरिया में डूब गए हैं। शहजादी ने कहा, ये तो और भी बुरी बात होगी।
वो मेरे गम में रोते रोते जान दे देंगे, और वो जालिम बादशाह, उसे कब यकीन आएगा कि मैं मर गई हूँ? वो तो फौरन अब्बा के मुल्क पर चढ़ाई कर देगा, उन्हें तबाह कर देगा। तुमने बहुत बुरा किया सखी, तुमने बहुत बुरा किया। वजीरजादे ने कहा, मैं रूपनगर के वजीर का लड़का हूँ और वहाँ का शहजादा मेरा बड़ा गहरा दोस्त है। हम जरा रूपनगर पहुँच जाएं तो उस बुढ़े का भी इंतजाम करते हैं। आओ कुछ खा लो फिर चलें। वजीरजादे और शहजादी ने मिलकर जंगल से कुछ कच्चे पक्के फल खाए और आगे चलने को तैयार हो गए। वजीरजादे ने कहा, आइए मैं आपको उठा लूं। शहजादी कहने लगी, नहीं, मैं अब बेहोश नहीं हूँ, होश में हूँ और इतनी हिम्मत रखती हूँ कि जितनी दूर तुम ले जा सको। और फिर दोनों चलने लगे। कच्ची सड़कें आईं, पक्की सड़कें आईं, पगडंडियां मिली और आखिर चलते चलते दोनों उस बाग में आ पहुंचे जहां शहजादा तस्वीर से लो लगाए दीवानों की तरह बैठा था। वजीरजादे ने बाग में पहुंचकर कहा, आज हमने बड़ा सफर किया, आओ कुछ देर यहाँ आराम कर लें, पानी भी है और फूलों के दरख्त भी। ये कहकर वजीरजादे ने एक संतरा तोड़ा और शहजादी को दिया। शहजादी पानी के लिए चलती हुई कुएं के पास आई। शहजादे ने एक मुद्दत के बाद किसी के पांव की आहट सुनी, फौरन पलटकर देखा और हैरान रह गया कि तस्वीर उस तरफ थी या इस तरफ है, मैं पलटा भी हूँ या नहीं। और शहजादी एक अजनबी को देखकर जहां की तहां खड़ी हो गई। वजीरजादे ने आगे बढ़कर कहा, शहजादी साहिबा, मेरा अजीज दोस्त और रूपनगर का शहजादा यही है। ये कहकर दरख्तों के पीछे गायब हो गया और शहजादा इतना सुनते ही दौड़कर शहजादी के कदमों से लिपट गया। और शहजादी हैरान परेशान कि ये क्या मामला है। आखिर उसने हिम्मत करके कहा, मैं बड़ी दूर से चलकर आई हूँ और थकी हुई हूँ, आप जरा अलग हों तो मैं आपसे कुछ बात करूँ। इतना सुनकर शहजादा किसी कल की तरह फौरन कदमों से अलग हो गया और अपना दोशाला बिछाकर नीची नजरें किए कहने लगा, मैं कसूरवार हूँ, तशरीफ रखिए। शहजादी बैठ गई और मुस्कुरा कर शहजादे की हरकतों को देखने लगी। इतने में वजीरजादा कुछ फल लिए दरख्तों से निकल आया। पानी का डोल और फल उसने शहजादा और शहजादी के आगे रखा और खुद भी बैठ गया। फिर कहने लगा, शहजादे साहब, अब आप होश में आ जाइए, मेरा काम खत्म हुआ, अब आपका फर्ज बाकी है। शफीक नगर के बादशाह पर, जहाँ की आपकी शहजादी हैं, अनंतपुर के जालिम बुढ़े ने चढ़ाई की है और ऐसे बुरे वक्त हमारा वहां ना होना। लेकिन वजीरजादा इससे ज्यादा कुछ न कह सका। शहजादा फौरन उठ खड़ा हुआ और गर्द से अटी हुई म्यान से इस जोर से तलवार निकाली कि दरख्तों के परिंदे फड़फड़ाकर उड़ गए। उसने कहा, वजीरजादे, जब तक हम अपने मुल्क पहुंचकर अपनी फौजों को साथ लेकर शफीक नगर ना पहुंच जाएं, ये फल ये पानी सब हराम है। और हुआ भी ऐसा ही कि तीनों के तीनों बगैर कुछ खाए पिए रूपनगर रवाना हो गए। रूपनगर के बादशाह और उनके वजीर या तो अपने लड़कों का मातम कर रहे थे या उन तीनों को देखकर बाग बाग हो गए। बादशाह को जब सारा हाल मालूम हुआ तो उसने फौरन अपनी तमाम फौजें शहजादे के हवाले की और ये काफिला दिन और रात का ख्याल किए बगैर शफीक नगर की तरफ चलने लगा। सचमुच अनंतपुर के जालिम बादशाह ने शफीक नगर पर चढ़ाई कर दी थी, लेकिन ये फौजें भी बड़ी वक्त पर पहुंची। रूपनगर के बहादुर सिपाहियों ने और शफीक नगर के दिलेर नौजवानों ने आन की आन में दुश्मन की फौजों का सफाया कर दिया। शहजादी ने इस कमाल से निशाने पर तीर जोड़ा कि जालिम बुढ़ा अपने घोड़े से नीचे आ रहा। शफीक नगर का बादशाह अपने किले की खिड़की से मैदान का सारा तमाशा देख रहा था। अपनी लड़की पर नजर पड़ते ही दौड़ता हुआ नीचे उतरा और बादशाह के किले के बाहर आने तक जंग का मैदान फतेह और अमन में तब्दील हो चुका था। शहजादी बादशाह से लिपट गई। बादशाह ने कहा, बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? शहजादी ने शहजादे को बतलाकर कहा, आप रूपनगर के ताकतवर शहजादे हैं, मैं मुकाबले के लिए आपसे मदद मांगने गई थी। आपको खबर होती तो आप हरगिज इजाजत ना देते। बादशाह ने शहजादे को सीने से लगा लिया। शहजादे ने वजीरजादे को आगे करते हुए कहा, ये मेरा अजीज दोस्त और वजीरजादा है और सब कुछ इसी की मेहनतों का नतीजा है। बादशाह ने मुस्कुराकर वजीरजादे को भी चिमटा लिया। गरज सब खुश खुश महल में दाखिल हुए। रूपनगर और शफीक नगर के दरमियान बड़ी धूमधाम से शादियां हुईं। जिस तरह रूपनगर के शहजादे को शफीक नगर की शहजादी मिली, उसी तरह रूपनगर के वजीरजादे की शादी शफीक नगर के वजीर की खूबसूरत लड़की से रचा दी गई।
प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही मज़ीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया।